सत्यपुर में एक लड़का रहता था, आरव। उम्र 13 साल, तेज, फुर्तीला और ताकतवर, खेलकूद में सबसे आगे। लेकिन एक कमी थी, अहंकार। वह हमेशा बच्चों को हराकर मजाक उड़ाता। कभी कहता, तुम सब तो कमजोर हो, असली ताकत मुझ में है। कभी हंसते हुए कहता, देखो मैं सबसे तेज दौड़ता हूं। गांव वाले अक्सर समझाते, बेटा, ताकत का मतलब दूसरों को हराना नहीं होता। लेकिन आरव कभी नहीं मानता। गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, सरस्वती दादी। दादी रोज मंदिर जाती, पूजा करती और बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाती। उनकी चाल धीमी थी, हाथ कांपते थे, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। एक दिन आरव ने देखा कि दादी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई महसूस कर रही है। वह हंस पड़ा। दादी, आप इतनी कमजोर होकर भी मां दुर्गा की पूजा करती हो। अगर पूजा से ताकत मिलती तो आप सबसे ताकतवर होती। दादी मुस्कुराकर बोली, बेटा, असली शक्ति शरीर में नहीं, दिल और आत्मा में होती है। एक दिन तुम भी इसे समझोगे। आरव ने उनकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। नवरात्रि का माहौल गांव में नवरात्रि शुरू हुई। गली गली में सजावट, मंदिर में भक्ति गीत, ढोल नगाड़े। गांव के बच्चे गरबा और डांडिया की प्रैक्टिस कर रहे थे। हर कोई खुश था, लेकिन आरव अभी भी अपने घमंड में डूबा था। उसकी मां ने कहा, बेटा, नवरात्रि में रोज माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। आरव बोला, मां, मुझे पूजा पाठ से क्या मिलेगा? ताकत तो मेरे पास पहले से ही है। नवरात्रि के तीसरे दिन रात को आरव ने एक अजीब सपना देखा। आसमान में बिजली चमकी और अचानक मां दुर्गा प्रकट हुई। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र, सिंह पर सवारी। मां दुर्गा बोली, आरव, तुम खुद को ताकतवर समझते हो, लेकिन याद रखो, असली शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में है। तुम्हें यह सीखनी होगी, वरना तुम्हारी ताकत तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगी। आरव डर गया। वह बोला, मां दुर्गा, मैं कैसे समझूं असली शक्ति क्या है? मां दुर्गा बोली, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। अगले दिन गांव में अचानक तेज तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, घरों की छतें उड़ने लगी, नदी का पानी बढ़ने लगा। लोग डर के मारे मंदिर की ओर भागने लगे। कुछ बच्चे रास्ते में फंस गए। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। दादी मंदिर की सीढ़ियों से गिर पड़ी। गांव में अफरा तफरी मच गई। आरव ने यह सब देखा। पहले तो उसका मन डगमगाया, फिर उसे मां दुर्गा की बातें याद आईं। असली शक्ति दया और मदद में है। वह दौड़ पड़ा। पहले बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, फिर दादी को उठाया और मंदिर तक ले गया। जब तूफान थमा, सब गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। दादी ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा आरव, आज तुमने असली शक्ति को समझ लिया। तुम्हारी मदद ने कई जिंदगियां बचा ली। आरव की आंखों में आंसू थे। दादी, आप सही थीं। असली शक्ति शरीर में नहीं, दिल में होती है। गांव वाले खुशी से बोले, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। आरव का परिवर्तन नवरात्रि के आखिरी दिन आरव ने पूरे गांव के सामने स्वीकार किया। आज तक मैं सोचता था कि ताकत सिर्फ दूसरों को हराने में है, लेकिन अब मैंने समझा कि असली शक्ति दूसरों को उठाने और उनकी रक्षा करने में है। उसने सब बच्चों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह हमेशा सबकी मदद करेगा। उपसंहार उस दिन से आरव बदल गया। वह दादी की कहानियां सुनता, मंदिर में सेवा करता और गांव के छोटे बड़े सबका आदर करने लगा। नवरात्रि के आखिरी दिन मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के समय आरव ने गंगा किनारे खड़े होकर कहा, मां दुर्गा, आपने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। अब मैं हमेशा इस शक्ति का सही इस्तेमाल करूंगा। यार, तुम कॉलेज के दिनों में तो बहुत बहादुर थी। अचानक यहाँ आने की बात सुनकर पीछे क्यों हट रही थी? ये तुमसे किसने कहा? मैं आज भी बहुत बहादुर हूँ। किसी से नहीं डरती मैं। यार, एक मिनट, हम इतनी देर से चल रहे हैं मगर कोई रिक्शा वाला नहीं दिख रहा। अगर हमें कोई साधन नहीं मिला तो पूरे जंगल भी हमें पैदल ही पार करना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रहे हो? भगवान कहीं हमें कोई जानवर ना उठा ले जंगल में से।
नेहा, हम एक काम करते हैं। हमें जिस लोकेशन पे पहुंचना था वो जंगल के अंदर ही है। हम वहीं आराम से रात बिता लेंगे और हमारा शूट भी हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है हमें यही करना चाहिए। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है और मेरी मम्मी बोलती है कि देर रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए, भूत पिशाच पीछे लग जाते हैं। हाँ, चलो चलो। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम अपनी मम्मी की बात पे बहुत विश्वास करती हो। हाँ, सभी लोग ऐसा करते हैं। करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वैसे कितना दूर है अभी लोकेशन? बस हम पहुंचने ही वाले हैं। दोस्तों, यह है ब्रिजपुर का वो गेस्ट हाउस जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात को दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। मुझे ठीक नहीं लग रहा आरिफ, चलो वापस चलते हैं। नेहा, बस शूट खत्म करके निकलेंगे। रात में यहां रहना ठीक नहीं। जो सुना है सच है। हम बस शूट करेंगे काका, सुबह तक चले जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर घड़ी के 12 बजने से पहले कमरे में बंद हो जाना। आरव, क्या हमें आज की रात यहाँ गुजारनी होगी? और कोई चारा भी तो नहीं है। अब तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। जरा देखो तो, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। चलो आरव, रूम में चलो। हाश, कम से कम रूम की हालत तो ठीक है। हाँ, सही कहा। कम से कम इस बंजर दिखने वाली हवेली में रात गुजर सकेंगे आज। तुमने सुना? किसी ने दरवाजा खटखटाया। हाँ, आवाज तो मुझे भी आई, पर इस पूरी हवेली में हमारे अलावा कोई और है भी तो नहीं। आरव, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा मन कह रहा है यहाँ कुछ तो है जो सही नहीं है। तुम चिंता मत करो, हम काका को आवाज मारते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है काका? आप कहाँ है? ये इतनी तेज हवा कहाँ से? यहाँ जो भी आता है मैं उसका सारा खून में अपने नाखूनों से पी जाती हूँ और उसको बहुत प्यार से चबा चबा के खाती हूँ। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। हमें छोड़ दो। हम अपनी पूरी जिंदगी में फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमें जाने दो। तुम लोग उसके पास मत जाओ, दूर रहो। ओम 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 है जुआ, शांत हो जा। ये तेरा कुछ नहीं लेने है, ये अनजान लोग हैं। ये उस औरत की आत्मा है जो 100 साल पहले यहां मारी गई थी। उसकी मौत का रहस्य अब भी यहां है। तेरा समय खत्म। तुम ही हो क्या यहाँ के केयरटेकर? जी साहब, मैं ही हूं, पर हुआ क्या? कल हमें यहाँ से कॉल आई थी। जी सर, मैंने की थी आपको वो कॉल। सर, इस हवेली में एक भूतनी रहती है जो यहाँ आने वाले लोगों को जान से मार देती है। वो तो भला हो काका जी का, जिसने हमें कल रात बचाया। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो यहाँ बहुत से लोग अपनी जान गंवा देंगे। हाँ, मैंने भी इस हवेली की फाइल पढ़ी थी, पर मुझे लगा ये सब बकवास है। ओए, तुम बताओ अब हमें इस महल की सच्चाई, वरना तुम्हें अंदर कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो, मैं बताता हूं। एक छोटे कस्बे के पुराने पार्क में एक विशाल नीम का पेड़ खड़ा था, जो कभी बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बैठकी और पंछियों की चहचहाहट से भरा रहता था। मगर अब उसकी डालियां सूखी और छाल फटी हुई थीं। पूरे पार्क में सूखे पत्तों का कालीन बिछा था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। एक हल्की ठंडी शाम 11 साल का अर्जुन और उसकी 8 साल की छोटी बहन मीरा स्कूल से लौटते समय उसी पार्क से गुजरे और पेड़ को देखकर ठिठक गए। मीरा ने आश्चर्य और चिंता से कहा, भैया, ये पेड़ तो बिल्कुल मुरझा गया है, कहीं मर तो नहीं जाएगा?
अर्जुन ने ध्यान से डालियों को देखा। कल तक जिन पर कुछ हरी पत्तियां बची थीं, आज वहां सिर्फ भूरा रंग और टूटी शाखें थीं। पास ही मिट्टी पलटते रघु काका, जो पार्क के माली थे और अकेलेपन में अक्सर यहाँ घंटों बिताते, धीमे स्वर में बोले, कभी मौसम बिगड़ जाए, कभी लोग देखभाल भूल जाए, तब पेड़ भी हार मान लेते हैं, पर उम्मीद हमेशा कहीं ना कहीं बची रहती है। ये वाक्य अर्जुन के मन में गूंजता रहा। घर लौटते समय दोनों भाई बहन देर तक चुप रहे। मीरा बार बार पूछती रही कि क्या सचमुच पेड़ मर जाएगा, और अर्जुन हर बार बिना जवाब दिए बस पेड़ की ओर सोच में डूबा देखता रहा। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उसने तय कर लिया कि वे कुछ करेंगे, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अगली सुबह जब आसमान में हल्की गुलाबी आभा थी और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, अर्जुन और मीरा अपनी छोटी बाल्टियां और एक मग लेकर चुपके से पार्क पहुंचे। उन्होंने जड़ों के पास सावधानी से पानी डाला, सूखी मिट्टी को हाथों से ढीला किया और पेड़ से फुसफुसाते हुए बातें की। मीरा ने कहा, हम रोज आएंगे, तुम हिम्मत मत हारना। अगले कई दिनों तक यह उनका नया काम बन गया। स्कूल के बाद या कभी सुबह जल्दी वे बाल्टियां भर कर लाते, जड़ों से खरपतवार हटाते, कभी कभी मिट्टी में उंगलियां डालकर देख लेते कि नमी पहुंची या नहीं। शुरू में रघु काका दूर से देखते और चुप रहते, फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में भी एक हल्की चमक लौट आई। वे बच्चों को छोटे छोटे सुझाव देने लगे। मिट्टी को ज्यादा दबाना मत, हवा जाने दो, या आज बादल हैं, थोड़ा कम पानी डालो। समय बीतता गया और बच्चों की नन्ही कोशिशें रोज की आदत बन गई। कभी हल्की बारिश उनकी मेहनत में साथ देती, कभी हवा उनके बालों को सहलाती। एक दोपहर जब गर्मी की तीखी धूप के बाद पहली बरसात की बूंदें गिरी, मीरा ने आसमान की ओर हाथ फैलाते हुए कहा, भैया देखो, बादल भी हमारी मदद करने आए हैं। अर्जुन बस मुस्कुराया, आंखों में नए सपने चमकते थे। हफ्तों की इस देखभाल और प्रकृति के साथियों की मदद के बाद एक शांत सुबह, जब सूरज की किरणें पेड़ की शाखाओं को छू रही थीं, बच्चों ने देखा कि सूखी डालियों पर नन्ही हरी कोमपलें झलक रही हैं, इतनी कोमल कि हवा की हल्की लहर से डोल रही थीं। मीरा खुशी से चिल्लाई, भैया देखो, हरा रंग वापस आ रहा है। रघु काका, जो उस समय अपने औजार संभाल रहे थे, पास आए और मुस्कुराकर बोले, देखा बच्चों, उम्मीद कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी बस थोड़ा धैर्य और रोज का प्यार ही काफी होता है। उस पल अर्जुन को लगा जैसे पूरा पार्क फिर से सांस लेने लगा हो। पत्तों की हल्की सरसराहट, मिट्टी की भीगी खुशबू और हवा में नई ताजगी। उसने महसूस किया कि बड़ा बदलाव लाने के लिए न तो बड़ी ताकत चाहिए, न कोई चमत्कार, बस सच्चा मन, निरंतर मेहनत और छोटी छोटी रोज की कोशिशें ही काफी हैं। नियम का वह पेड़ जो कभी सूख कर निराशा का प्रतीक बन गया था, अब फिर से आसमान की ओर लहराता, हर हरी पत्ती के साथ जैसे कह रहा था कि उम्मीद सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है।